नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट की, जो कि है रिगार्डिंग मेंटेनेंस। देखिए, रिसेंटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है रजनीश वर्सेस नेहा, नवंबर 4, 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है। काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है ये, काफ़ी हिस्टोरिकल जजमेंट बनेगी ये, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के रिगार्डिंग काफ़ी गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी हैं कि मेंटेनेंस कितना होना चाहिए, उसकी क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कब से लागू होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मेंटेनेंस वो उसका ऑर्डर कब से लागू होगा। उससे पहले मैं आपको और भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस के 2-3 केसेस जो हैं पत्नी डाल सकती है। एक तो सबसे पहले होता है CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर सेक्शन 125 है, जिसके अंडर पत्नी, बच्चे या बुजुर्ग माता पिता जो अपनी देख रेख नहीं कर सकते हैं, वो अपने बच्चों से, पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने पिता से मेंटेनेंस का हक मांग सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस के केस डलते हैं वो मेंटेनेंस के सेक्शन 125 में ही डलते हैं, CRPC के। उसके बाद यदि बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके अंडर भी जब भी महिला जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है तो साथ में मेंटेनेंस भी मांग लेती है। तीसरा होता है कि HMA के केसेस, यानी कि जब डाइवोर्स के केसेस होते हैं तो वो डाइवोर्स के केसेस में भी सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसके अंडर की मेंटेनेंस पत्नी मांग सकती है अपने लिए, बच्चे के लिए। लेकिन वो जो मेंटेनेंस होगा वो सिर्फ उसी दौरान के लिए होगा जब तक कि केस चल रहा है। जब वो केस ख़त्म हो जाएगा HMA का, तो उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो यानी कि वो सिर्फ जो है एक टेम्परेरी मेंटेनेंस होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स होता है। उसमें कोई इंटरिम एप्लीकेशन नहीं होती, वो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन कही जाती है, जिसमें कि उनको मेंटेनेंस मिलता है ड्यूरिंग द HMA केस ऑफ डाइवोर्स। तो ये 3 सूरतों में, 3 केसेस में पत्नी मेंटेनेंस मांग सकती है। देखिए, जब भी एक पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस डालती है तो उसमें 2 एप्लीकेशंस होती हैं। एक होती है इंटरिम मेंटेनेंस की, और एक जब केस फाइनली डिसाइड होता है तो उसकी मेन मेंटेनेंस की ऑर्डर होती हैं। और ये दोनों ही सूरतों में जो मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही में अप्लाई होगा। इंटरिम मेंटेनेंस में भी अप्लाई होगा और फाइनल मेंटेनेंस होगा उसमें भी अप्लाई होगा। देखिए, जब भी एक मेंटेनेंस का केस चलता है तो उसमें पत्नी अपने पति से खर्चा मांगती है। जो भी उसके ग्राउंड्स हैं, जो भी उसका खर्चा वो अपने हिसाब से लगाती है, अपने बच्चे का खर्चा लगाती है, तो उसके हिसाब से वो मेंटेनेंस जो है अपने पति से मांगती है। कई बार इंटरिम मेंटेनेंस की, यानी कि केस के दौरान जो मेंटेनेंस मिलना है उसकी एप्लीकेशन वो साथ नहीं लगाती है, वो केस डलने के बाद लगाती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस की, कि वो उसका ऑर्डर जो है कब से लागू होगा। देखिए, जब भी वाइफ जो है इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन केस के साथ ही लगा देगी, यानी कि आज केस फाइल किया है, मेन मेंटेनेंस वाला जो केस है उसके साथ ही इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी अगर वो लगा देती है, तो यानी कि सेम डेट से दोनों के जो है दोनों चीज़ें चलेंगी। मेन केस भी चलेगा और एप्लीकेशन की भी सेम डेट ही मानी जाएगी कि उसी दिन वो फाइल की गई है। क्योंकि केस लंबा चलता है तो ऐसे में इंटरिम मेंटेनेंस जो ऑनरेबल कोर्ट होती है वो पहले डिसाइड करती है। इंटरिम मेंटेनेंस का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि क्योंकि केस लंबा चलता है, 6 महीने, साल, 1.5 साल भी चल जाता है, तो ऐसी सूरत में इस दौरान पत्नी को खर्चा मिलता रहे, पति जो है उसको कहीं थोड़ी देख रेख करता रहे, तो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है कि केस के दौरान खर्चा पति देता रहे और पत्नी को मिलता रहे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को किसी ने केस डाला मेंटेनेंस का, और साथ ही जो है उसने केस के अंदर फाइलिंग के टाइम ही जो है इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगा दी। तो ऐसे में यदि मान लीजिए हम बात करते हैं कि 31 मार्च को जाके उसका वो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड होती है, तो जब भी इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा तो वो कहाँ से अप्लाई होगा, कहाँ से वो लागू होगा, क्या वो 31 मार्च से लागू होगा या 1 जनवरी से लागू होगा। दूसरी चीज़ ये, यदि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन वो केस के बाद डाली जाती है, यानी कि 1 जनवरी को केस फाइल हुआ, साथ में इंटरिम मेंटेनेंस नहीं डाली गई, लेकिन कुछ टाइम बाद
पार्टी को याद आया या वकील को लगा कि नहीं इंटरिम मेंटेनेंस मैंने डालनी है इसमें, तो ऐसे में वो थोड़ी लेट जो है इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 1 मार्च को लगाई और वो उन्होंने फाइल कर दी उसी केस में, और वो डिसाइड होती है मान लीजिए 31 मार्च को। हम वही डेट लेके चलते हैं कि 31 मार्च को वो डिसाइड होती है। तब वो इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो कहाँ से लागू होगा? अब जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिया 31 मार्च को। फर्स्ट इंस्टेंस पे चलते हैं कि जब उन्होंने 1 जनवरी को दोनों चीज़ें फाइल कर दी, तो अभी तक यही कन्फ्यूजन रहता था कि 31 मार्च को जब ऑर्डर आया इंटरिम का, तो वो इंटरिम का ऑर्डर कब से लागू होगा? क्या वो 31 मार्च से ही लागू होगा या वो 1 जनवरी से लागू होगा? दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो हमारा वो था इलस्ट्रेशन था कि जब 1 मार्च को इंटरिम एप्लीकेशन गई है, मेन केस 1 जनवरी को डाल चुके हैं, यानी कि 2 महीने का गैप आ गया उसमें, और वो इंटरिम एप्लीकेशन 31 मार्च को डिसाइड हुई है। तो क्या वो डेट ऑफ ऑर्डर से होगा या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से होगा या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द मेन केस से होगा? अब ये 3 चीजें आ गई हैं इसमें। इसी तरह यही पोजीशन जो है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में होती थी, और यही पोजीशन जो है सेक्शन 24 के HMA के केसेस में भी होती थी। अब मैं आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या सेक्शन 24 के केसेस हैं, उसमें ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये कब से लागू होगा। यानी कि वहाँ पे टोटली जो है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन थी कि वो तीनों में से किसी भी डेट को मान सकती थी, लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आता था कि कभी तो जो है वो डेट ऑफ ऑर्डर से अप्लाई होते थे और कभी जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन से होते थे। इसमें भी मेजॉरिटी यही थी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही वो ऑर्डर वो लिख देते थे, उसमें एक्सप्रेसली डाल देते थे कि दिस ऑर्डर विल बी इनिशिएटेड और स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो वहाँ से पिछला भी जो है मिलता था। अगर हम सेक्शन 125 मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें एक प्रॉपर जो है वो दिया हुआ है, प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 125 सबसेक्शन 2, जिसमें कि कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वो या तो जहाँ जब ऑर्डर कर रहे हैं वो तब से स्टार्ट कर दें उसको फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अब हम बात कर रहे थे इसमें सेक्शन 125 के इन सभी के जो हैं इनके इंटरिम की। अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में ये एक बेस बना दिया है, एक गाइडलाइन बना दी है सभी कोर्ट्स के लिए, चाहे वो सेक्शन 125 का केस डिसाइड कर रहे हों, चाहे वो DV एक्ट का और चाहे वो HMA सेक्शन 24 का, कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब भी डेट ऑफ एप्लीकेशन जाएगी, यानी कि अगर आपका इंटरिम का आपका है तो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन कब की, आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स कि कब आपने वो एप्लीकेशन सबमिट करी है कोर्ट में। अब हमारे एग्जाम्पल भी चलते हैं, यानी कि अगर हमारा इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हो गया है 31 मार्च को, अगर हमने फर्स्ट इंस्टेंस पे चले कि 1 जनवरी को ही हमने फाइल कर दी थी मेन केस के साथ, तो यानी कि हमारी 1 जनवरी से ही हमारी इंटरिम भी चलेगी। अगर हमारा जो इंटरिम एप्लीकेशन है वो हमने 1 मार्च को फाइल की थी और वो डिसाइड हुई 31 मार्च को, तो यानी कि हमारी अब जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 1 मार्च हो गई, तो यानी कि वहाँ से हमारा जो है इंटरिम मेंटेनेंस चलेगा। इसके जो है अब इसमें अगर हम मेन की बात कर लें, देखिए अब मेन भी आ जाते हैं हम कि मेन एप्लीकेशन हमारी, अब क्योंकि इंटरिम डिसाइड हो गया उसके बाद जो है पार्टीज ने अपने एविडेंस लेट कर दिए और एविडेंस के बाद पे आर्गुमेंट्स होगी और फाइनली जो है अब जज साहब ने ऑर्डर दे दिया। अब जज साहब ने ऑर्डर दे दिया तो वो कब से अप्लाई होगा? मान लीजिए कि उसमें जो है मेंटेनेंस उन्होंने बांध दिया है, जितना भी XYZ बांध दिया है, हम उस पर नहीं जाते हैं अभी, कि उन्होंने बांध दिया है तो उसको जो है वो कितना कब से लागू होगा, उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से, यदि उन्होंने जो है 1 जनवरी को डाली है अपनी, तो वो 1 जनवरी से अप्लाई होगा। जहाँ जिस भी डेट से एप्लीकेशन गई है आपकी मेन केस की, जब मेन केस डिसाइड हो रहा है तो मेन केस कब डाला गया ये देखना है। तो जब भी आपकी मेन केस की एप्लीकेशन आपने फाइल करी है तो तब से आपका मेंटेनेंस वो जो है माना जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि 10,000 पर मंथ है आपका, 31 मार्च को डिसाइड होता है,
तो उसके बाद तो देना ही देना है, तो उससे पहले के 3 महीने के भी आपका जो है वो पेंडिंग देना पड़ेगा आपके हस्बैंड को। तो ये है। तो इसका रीज़न क्या था, देखिए इसमें कई तरह के रीज़न जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि एक तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, कुछ जजेस जो हैं वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से कर रहे थे, कुछ जजेस जो हैं वो डेट ऑफ ऑर्डर से कर रहे थे, कहीं कहीं जो है जिस दिन सम्मन्स जो है रिसीव किए गए पार्टी दूसरी पार्टी के द्वारा तो वहाँ से लिए गए थे, और डीवी एक्ट में एचएम में सेक्शन 24 में कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने कह दिया है कि अब जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही आप जो है इसको माने कि यहाँ से ही जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सबको भी ये बता दिया गया है इस ऑर्डर के द्वारा कि आप जो है इसी को ही लेके चलें एक कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। इसके और भी कई रीजंस दिए उन्होंने कि एक तो डिले इतना होता है, देखिए क्योंकि अब अगर मान लीजिए एक एप्लीकेशन फाइल हो गई है, जैसे हम इसी की बात करें एग्जांपल की 1 जनवरी को एप्लीकेशन फाइल हो गई है, लेकिन अब उसका जाके मान लीजिए हम कहते हैं कि 1 दिसंबर को उसका जो है एप्लीकेशन डिसाइड होती है, तो कई बार जो होता है अगर मान लो उसमें लिख देते हैं डेट ऑफ ऑर्डर से, तो यानी कि उसका 11 महीने का टाइम जो है जनवरी से लेकर नवंबर तक का, वो यानी कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये डिले जो है इसको भी जो है एक गैप को कवर अप करने के लिए कि उसको कुछ तो मिले उस चीज़ का, हालांकि उसको इंटरम मिल रहा है, इंटरम में भी अगर डिले होता है, देखिए इंटरम में भी मान लीजिए उसकी 1 मार्च को ना हो करके 31 मार्च को भी 3 महीने का डिले है, अगर और लेट हम मान लेते हैं कि 31 जुलाई में जाके डिसाइड होती है, तो यानी कि उसको 6-7 महीने का पीरियड जो है वो डिले हो गया। तो इस दौरान जो है किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच ना रहे और पिछला भी उसको मिलता रहे, तो ये इस एस्पेक्ट्स को जो है ये दूर करने के लिए, इसको देखने के लिए जो है ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से मानने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो है ये अगेंस्ट था ह्यूमन राइट्स के कि किसी को किसी डेट से मिल रहे हैं, किसी को किसी डेट से मिल रहे हैं, तो ये भी एक जो है दूर करने के लिए चीज़ को कि सबके लिए जो है एक ही पैरामीटर रहे, तो उसके लिए ये चीज़ की गई है। साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अगर मान लीजिए कि मेंटेनेंस पेंडिंग हो जाता है, तो उसको एनफोर्स कराने के लिए जो भी एग्जीक्यूशन डलती है तो उसको सिविल एग्जीक्यूशन की तरह माना जाए, जिसमें कि दूसरी पार्टी की डिफेंस भी स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, और जो भी कोई अगर मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर वो फिर भी ऑर्डर की पालना नहीं कर रहे हैं दूसरी पार्टी, तो उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इनिशिएट हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि यदि पत्नी केस डालती है मेंटेनेंस का, तो उसका ऑर्डर जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही माना जाएगा एज पर द जजमेंट ऑफ रजनीश वर्सेस नेहा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये जजमेंट जो है इसमें और भी कई एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके विचार में जानना चाहूँगा कि क्या है इस बारे में। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।